हाय हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द यूट्यूब चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर। स्वागत है दोस्तों आपका पाठशाला ऑफ सोनी सर के यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम हाजिर हैं अपना एक नेक्स्ट लेक्चर लेकर मनोविज्ञान का, जिसमें आज से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर चलने वाले हैं। अभी तक आपने मनोविज्ञान का इतिहास, शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास, वृद्धि और विकास तीन चैप्टर मनोविज्ञान के खत्म किए। आज से हम टॉपिक ले रहे हैं वाइगॉत्स्की। आप सभी जानते हैं जो टेट सीटेट सुपर टेट की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले हम वाइगॉत्स्की को लेंगे, फिर कोहलबर्ग को लेंगे और फिर जीन पियाजे से लेंगे। टेट हो चाहे सीटेट हो चाहे सुपर टेट हो, इन सभी परीक्षाओं में कम से कम 2 से 3 नंबर, सीटेट में तो और ज्यादा, कम से कम 4 नंबर तक के क्वेश्चन कोहलबर्ग, वाइगॉत्स्की और पियाजे से आते हैं। और टेट में भी आपके 2 से 3 नंबर, सुपर टेट में कम से कम 1 या 2 नंबर तो फिक्स है कि इस टॉपिक से रहने वाला है ही। तो हम लोग सबसे पहले वाइगॉत्स्की को लेंगे, फिर कोलबर्ग को लेंगे और फिर पियाजे को लेंगे। तो इसी क्रम में आज हम लोग शुरू करते हैं वाइगॉत्स्की। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं, थोड़ा बहुत कुछ परिचय करते हैं वाइगॉत्स्की से। तो वाइगॉत्स्की जी का पूरा नाम है लेव सिमनोविच वाइगॉत्स्की। पूरा नाम है इनका लेव सिमनोविच वाइगॉत्स्की। लेव सिमनोविच वाइगॉत्स्की इनका पूरा नाम है। ये रशिया के रहने वाले हैं, रशिया के निवासी हैं। वाइगॉत्स्की साहब रशिया के निवासी हैं और इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया है। किस सिद्धांत के कारण ये सबसे ज्यादा फेमस है? ये अपने सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांत के कारण सबसे ज्यादा फेमस है। तो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या कहता है? सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत यह कहता है कि जो बालक है वो जो कुछ भी सीखता है वो समाज से अंतःक्रिया करके, मतलब उनसे संपर्क में आके, उनसे जो इंटर रिलेशन होता है, समाज में जाता है तो अगला बोल रहा है तो वो भी बोलता है, वो पानी को पानी कह रहा है तो वो भी पानी को पानी कहेगा, बर्तन को बर्तन कहेगा, पढ़ाई को पढ़ाई कहेगा, बुक को बुक कहेगा, किताब को किताब कहेगा। ये हमारे समाज में चूंकि एक प्रचलन हो गया है। जैसे आप अगर इसी को और बेटर समझना हो तो हम किताब को किताब कहते हैं। अमेरिका का बच्चा जो है वो बुक है, उसके यहाँ बुक बोला जाता है तो वो बुक बोलता है। तो ये क्या हो कि आपके अगल बगल जो आपका समाज जैसा होगा, आप जो कुछ भी सीखेंगे अपने समाज से सीखेंगे। तो वाइगॉत्स्की साहब ने यही कहा है कि इसको सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया है। आइए देखते हैं। जैसे ये निवासी थे, निवासी रशिया के, लिखते चलिएगा, निवासी थे रशिया के। इनके सिद्धांत, इनका सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांत के कुछ और अन्य नाम है। आइए हेडिंग डालते हैं, सिद्धांत के कुछ अन्य नाम। सभी नामों से सबसे पहले परिचित होते हैं। सिद्धांत के कुछ अन्य नाम, सिद्धांत के कुछ अन्य नाम। सिद्धांत के कुछ अन्य नाम में सबसे पहला नाम है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, जो आपने अभी अभी मैंने आपको बता दिया। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। दूसरा आपका होगा सामाजिक, सबसे ज्यादा यही नाम फेमस है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तीसरा सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना का सिद्धांत। सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। और जो चौथा नाम है वो है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सामाजिक संज्ञानात्मक
विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। ये इनके सिद्धांत के कुछ अन्य नाम हैं। सबसे पहला नाम जो है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। सबसे पहला जो नाम है वो है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। जो तीसरा नाम है वो है सामाजिक संरचना का सिद्धांत। फिर चौथा है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख लें, जिन लोगों को इंग्लिश में लिखना है वो लिख लें सोशल इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी, सोशल इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी, क्योंकि ये सोशल इंटरैक्शन की वजह से आती है इसलिए इसको बोलते हैं सोशल इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी। फिर है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। इंग्लिश वाले बच्चे लिखते चले, सोशल द प्रिंसिपल ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। फिर अगला है सामाजिक संरचना का सिद्धांत, उसको बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, सोशियो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। क्या है द प्रिंसिपल ऑफ सोशियो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। फिर अगला है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियो कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये हो गए इनके सिद्धांत के कुछ नाम, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सोशल इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। फिर अगला है सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोलते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट। फिर है द प्रिंसिपल ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। ये हो गए सिद्धांत के कुछ अन्य नाम। कभी इनमें से अलग अलग नामों से पूछा गया है, सबसे ज्यादा पूछा गया है सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के नाम से, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत के नाम से, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन तीनों नामों से लगातार ये पूछा गया है। वाइगोत्स्की साहब ने कहा है कि जो अधिगम है, जो हम जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी हमारा विकास है, जो कुछ भी हमारा विकास है, ये सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। ये सब सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है, जिसका उनका सिद्धांत का नाम है, वही इसकी डेफिनेशन दी है वाइगोत्स्की साहब ने कि जो विकास है वो सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक, तो इसको जैसे आप सभी ने अभी समझा कि विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है, इसका मतलब क्या होगा कि क्या है विकास। भाई सामाजिक अंतःक्रिया हम किसे कह सकते हैं, बच्चा समाज में गया, सबसे पहले समाज का की शुरुआत कहां से होती है, सबसे पहले तो हमारा जो समाज है, तो हमारे पास पड़ोसी मोहल्ला, हमारा देश, हमारा शहर, हमारा सिटी, सब कुछ हमारा समाज है। ठीक, लेकिन अगर हम समाज की डिटेल बात करें तो हमारे अगल बगल जो भी लोग हैं वही हमारे समाज का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने पास पड़ोस के लोगों से सीखते हैं कि हमारे पास पड़ोस के लोग क्या करते हैं, कैसे हैं, उनका उठन बैठन, आचार व्यवहार क्या है, कैसा है। हम जो कुछ भी सीखते हैं सबसे पहले अपने पास पड़ोसियों से सीखते हैं, फिर अपने मोहल्ले वालों से सीखते हैं, फिर अपने स्कूल का जो सराउंडिंग है उससे सीखते हैं। तो अंतःक्रिया मतलब उनसे हमारा जैसा संबंध है, मतलब एक जो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है कि हम उनसे क्या लेते हैं, उनको क्या देते हैं, यही है अंतःक्रिया। तो विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। डेफिनेशन दी है वाइगोत्स्की साहब ने, आप लोग जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। सिद्धांत का नाम है, निवासी है रसिया के, पूरा नाम लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की है। और इन्होंने क्या कहा है कि विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है, विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है।
आइए इसको हटाते हैं। अब हम लोग लेंगे, हेडिंग डाल लीजिए कि वाइगॉत्स्की के कुछ प्रमुख शब्द, जो क्वेश्चन उठेंगे, जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे। जो इनके सिद्धांत के जो कुछ प्रमुख शब्द हैं, क्वेश्चंस वहीं से मिलेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली समझना होगा, इसके कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली समझना होगा, क्योंकि जो इनके पेपर में जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो इनके सिद्धांत के जो प्रमुख शब्द हैं वहीं से मिलते हैं। तो आइए हेडिंग डालते हैं, सिद्धांत के कुछ प्रमुख शब्द। सिद्धांत के नोट्स बनाते चलेंगे, साथ साथ नोट्स आपको एग्जाम टाइम पे बहुत हेल्प करेंगे। लेक्चर देखना हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेक्चर आप एक ही बार देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है लेक्चर। भाई 40 मिनट 50 मिनट का लेक्चर है, ठीक है, और अगर आप नोट्स बना के चलते हैं तो उस टॉपिक को 10 से 15 मिनट में वाइंड अप किया जा सकता है। तो नोट्स बनाते चलेंगे। सबसे पहला शब्द जो हम लेंगे इनके सिद्धांत का, जो सबसे पहला शब्द है वो है एम के ओ। एम के ओ, इसको पूरा फुल फॉर्म है इसका, मोर knowledgeable other, more knowledgeable other, यानी कि हिंदी में ज्यादा ज्ञानी दूसरा। क्वेश्चन पूछता है सीटेट में कि ज्यादा ज्ञानी दूसरा कौन है। मतलब एक एग्जांपल देगा आपको कि किसी बालक के सामने किसी बालक के सामने एक शिक्षक है और एक उसी का सहपाठी, उसी का एक कोई छात्र है जो उसी की क्लास में पढ़ता है और उसका आईक्यू लेवल भी उसी तरह है, मतलब उसका जो मित्र है। अगर उसे सीखने की बात आएगी तो बच्चा किससे सीखेगा। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां पे वाइगॉत्स्की का ये प्रिंसिपल लगता है, बच्चा हमेशा उसी पे भरोसा करता है जिसको दिमाग में, वो अपने दिमाग में फीड कर लेता है कि ये मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, मतलब इसको मुझसे ज्यादा आता है। यही है मोर नॉलेजेबल अदर, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। बच्चा उसी से सीखेगा जिसके ऊपर उसको भरोसा होगा। हो सकता है कि वो टॉपिक उसके दोस्त को उससे अच्छा आता हो, उस लड़के से अच्छा आता हो जिसको सीखना है, लेकिन वो नहीं भरोसा करेगा उस पर। उसको लगेगा कि ये तो मेरा सहपाठी है, इसको लगेगा कि ये तो मेरे साथ पढ़ता है, मेरा दोस्त है, जितना मुझे आता है उतना वो इस चीज को मान नहीं पाता है। तो जिसके लिए उसके दिमाग में एक ये इमेज बनेगी कि ये मुझसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा है, मुझसे ज्यादा ज्ञानी है। बच्चा उसी से सीखेगा। यही है मोर नॉलेजेबल अदर, या ज्यादा ज्ञानी दूसरा। तो इसमें हम लोग इसको लिखते हैं, बच्चा इसको लिखते हैं आगे, तो हम या बच्चा उसी से सीखेगा जो उससे ज्यादा ज्ञानी हो। जैसे माता पिता, सहपाठी, माता पिता, सहपाठी और शिक्षक आदि। ठीक, ये हुआ उनका पहला कॉन्सेप्ट, मोर नॉलेजेबल अदर, कि हम उसी से सीखेंगे जो उससे, बच्चा उसी से सीखेगा जो उससे ज्यादा ज्ञानी है। एग्जांपल में माता पिता, सहपाठी, शिक्षक आदि। आते हैं हम अपने अगले शब्द की तरफ, स्कैफोल्डिंग। सबने नाम सुना ही होगा। जो दूसरा शब्द है स्कैफोल्डिंग, बात इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं स्कैफोल्डिंग। इंग्लिश में ही पूछा जाता है, सीटेट तो अक्सर इस शब्द को इंग्लिश में ही पूछा है, ज्यादातर इंग्लिश में ही पूछा है। कभी कभार पूछा ऐसा नहीं है, एक बार लिख के आया था मचान, पाड़ या मचान लिख के आया था, बाकी स्कैफोल्डिंग ही पूछता है। स्कैफोल्डिंग हिंदी में मचान या पाड़। ठीक है, क्या होता है स्कैफोल्डिंग, ठीक है, क्या होता है स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग की अगर बात करें तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है। स्कैफोल्डिंग भैया, जब कोई भी बच्चा, मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि मान लिया एक छोटा सा बच्चा है, अभी उसको साइकिल चलाना नहीं आता है, अभी उसको साइकिल चलाना नहीं आता है,
तो आप लोग क्या करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि आप लोग जब बच्चों को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो होता क्या है कि जब आप उसको बैठाएंगे, उसको साइकिल, छोटी सी साइकिल है, उसको साइकिल की गद्दी पर बैठाएंगे और उसको पीछे से पकड़ेंगे, उसे कहेंगे पैडल मारो धीरे धीरे, यही तो होता है, उसे कहेंगे धीरे धीरे पैडल मारो, उसका बैलेंस जो है वो हम मेंटेन कर रहे होते हैं, उसका बैलेंस जो है वो हम मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक, बच्चा पैडल मारता है, साइकिल को धीरे धीरे चला रहा होता है, हमको लगता है कि पीछे से हमको सपोर्ट मिला हुआ है, ठीक है, और हम उसको शुरुआत में कब देते हैं, जब वो साइकिल पे बैठाया, उसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए साइकिल पकड़ के सिखा, तुम धीरे धीरे पैडल मारो, बच्चा पैडल मारता है, हम धीरे से साइकिल को छोड़ देते हैं। होता क्या है कि ज्यादा देर, शुरुआत में ज्यादा दूर तक तो नहीं, लेकिन बच्चा थोड़ी दूर वैसे ही उसी स्पीड में अपनी पैडल मारते हुए जाता है और वो साइकिल चलती है, उसको लगता है कि पीछे से मुझे सपोर्ट मिल रहा है। होता क्या है, हम साइकिल छोड़ चुके होते हैं और जहां पे बच्चे को ये लगता है कि अब सपोर्ट है, बच्चा वहीं पे रुक जाता है, जैसे जब उसको ये पता चल जाता है कि हमको तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये होता है जब आप बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं। दूसरा ये एग्जांपल से, एक दूसरे के एग्जांपल से समझते हैं इस बात को कि क्या होता है कि जब बच्चा शुरुआत में चलना सीखता है, ठीक है, बच्चा जब शुरुआत में चलना सीखता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अपनी उंगली पकड़ाते हैं, ठीक है, या फिर जब वो बैठना सीखता है तो उसके पीछे तकिया लगा के उसको बैठाते हैं। चलना सीखता है तो उसको हम लोग अपनी उंगली पकड़ाते हैं कि बेटा उंगली पकड़ो और इस उंगली के साथ उंगली पकड़ के धीरे धीरे चलो। क्या होता है, बिस्तर पे उसको, बच्चे को उंगली पकड़ाई, फिर गोल 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 घुमा रहा है उसको धीरे से, बच्चा साथ साथ चलो उंगली पकड़ के, बच्चा भी खुश है, उसने उंगली को उतना टाइट पकड़ के रखा होता है और थोड़ा सा एक कदम दो कदम, एक कदम दो कदम चलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो क्या है स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग वही सहायता है जो समस्या के समाधान के शुरुआत में जो एक सहायता दी जाती है, समस्या समाधान के शुरुआत में जो एक सहायता दी जाती है वही स्कैफोल्डिंग है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि क्या है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। इसको लिखते हैं कि समस्या समाधान, लिखते चलिएगा, बाद में ये सारा कॉन्सेप्ट भूल जाता है दिमाग से, जेडपीडी आएगा अभी आगे, मिलता जुलता है दोनों, आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए इसको नोट्स बनाते चलिएगा। समस्या समाधान के शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता, समस्या समाधान के शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता स्कैफोल्डिंग है। एक चीज जो एग्जाम में सीधे यूपी टेट वालों के लिए, खास तौर पे सुपर टेट वालों के खाली खास तौर पर जब सीटेट पूछता है तो वो तो एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन सा टाइप का पेडागोजी का एक क्वेश्चन देता है और फिर उसी के थ्रू पूछता है कि यहाँ पर क्या होगा, स्कैफोल्डिंग होगा, जेडपीडी होगा या फिर कुछ और होगा, चार ऑप्शंस बना देता है। लेकिन आपको अगर स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी दो चीजों का ऑप्शन हमेशा रखता है साथ में, क्योंकि काफी मिलते जुलते हैं। टेट और सुपर टेट जब पूछेगा तो वहां के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो जाती है कि आप स्कैफोल्डिंग तो जानिए ही जानिए कि स्कैफोल्डिंग होती क्या है, कि समस्या समाधान के शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता है। सबसे ज्यादा जो ये शब्द है रट लीजिएगा इसको, एकदम दिमाग से कभी ना निकले। ये सीधा क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि जो आपका स्कैफोल्डिंग है ये किस प्रकार की सहायता है, स्कैफोल्डिंग किस प्रकार की सहायता है, स्थायी या अस्थायी। तो याद रखिएगा कि स्कैफोल्डिंग एक प्रकार की अस्थायी सहायता है। आगे देखते हैं, जो अगला शब्द आपका है वह जेडपीडी, जेडपीडी इंग्लिश में जोन ऑफ, इंग्लिश में बच्चों अस्थायी, टेम्पोररी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में समीपस्थ, समीपस्थ या निकटतम, निकटतम या संभावित, जिस नाम से भी पूछ ले कुछ छोड़ना नहीं है, ऐसा पढ़ना है कि एग्जामिनर से आगे आगे सोचिए कि वो जो पढ़ा सकता है, जो वो पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे जो पूछ सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं पूछेगा ना। अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस नाम से पूछ लेगा, समीपस्थ विकास के क्षेत्र से, निकटतम विकास के क्षेत्र से या फिर संभावित विकास के क्षेत्र से, इससे ज्यादा क्या पूछेगा।
संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक, समीपस्थ या निकटतम या संभावित विकास का क्षेत्र, ये हो गया आपका जेडपीडी। जेडपीडी या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी का फुल फॉर्म भी पूछा है कि जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जेडपीडी का फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी के इसका नाम देखिए, हिंदी के नाम से अगर आप इसको, आपको तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट उसका फोल्डिंग दो शब्द इंग्लिश में, चाहे वो हिंदी के बच्चे हो या इंग्लिश के बच्चे हो, नाम तो आपको दोनों में याद करना पड़ेगा। इसका फोल्डिंग आपको हिंदी के बच्चों के लिए खास तौर पे बता रहा हूं, इसका फोल्डिंग आपको याद करना पड़ेगा। जेडपीडी आपको याद करना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि कभी-कभी ये नाम से ही पूछता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से। तब आप क्या करेंगे, फंस जाएंगे। आप कहेंगे यार समीपस्थ विकास का क्षेत्र पढ़े थे, वो पढ़े थे, ये पढ़े थे, जेडपीडी तो पढ़े नहीं थे। तो इसलिए जेडपीडी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी के नाम से देखते हैं तो यहाँ पे काफी क्लियर होता है। वैसे तो इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी से काफी कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हिंदी की टर्मिनोलॉजी ज्यादा अच्छी है कि समीपस्थ, निकटतम या संभावित विकास का क्षेत्र। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब आप बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे होते हैं, जब आप बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे होते हैं, बच्चा कुछ दूर तक चलता है, ठीक है। बच्चा कुछ समय के लिए आप उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं कि बच्चा शुरुआत में उठता है, जब वो थोड़ी सी ट्रेंड हो जाता है, जब उसको थोड़ी सी स्टेप होल्डिंग देके आप समस्या समाधान के लिए चला देते हैं, ठीक है, तो बच्चा चलता है और उठ के वो आपके पास आ रहा होता है। देखते हैं कि जब आप गिरने वाला है तो आप उसको फिर से अपनी उंगली पकड़ाते हैं, ठीक है। आप वो थोड़ी दूर चलता है, फिर उसके बाद वो गिरने वाला होता है, आप उसको संभालते हैं और उसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको इस तरह से समझते हैं। किसी बच्चे को दिया गया 36 प्लस 44, ठीक, या 236 इसको और थोड़ा टफ लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में उतने भी आ जाता, लेकिन इसको और अच्छे से लेते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छे से समझ में आए। अब इसको बोलते हैं कि जोड़ना है, ठीक है। यही से समझिएगा कि क्या होता है जेडपीडी। ये एक समस्या दी गई बच्चे के सामने, ये एक समस्या रखी है 236 प्लस 483, ठीक है। बच्चे ने जोड़ा, आपने उसको एक सिंपल एडिशन सिखा दिया, उसको जोड़ना आता है, उसने जोड़ा 639, ये लिखा। फिर यहां पे लिखा उसने 8311, उसने लिखा 11, यहां पे 426। बच्चे को जोड़ना तो आता है, उसने बिल्कुल सही जोड़ा है। समस्या की शुरुआत में उसने सबसे अच्छा कार्य किया, उसने पूरा सब कुछ सही जोड़ा है ना। आपको भी दिख रहा है 639 8311 426, ठीक है, 6119, बिल्कुल सही जोड़ा है। लेकिन अब आपके हिसाब से तो ये गलत है। बच्चे ने समस्या की शुरुआत में जो समाधान किया था वो बिल्कुल सही किया था, आगे चल के वो फंस गया, यहाँ पे वो नहीं कर पा रहा है। तो अब हम बच्चे को यहाँ पे जो एक सहायता देंगे, बच्चे को बताएंगे कैरी ओवर, कि जो भी बचता है उसको हम आगे ले जाते हैं। तो 639 8311 का 1, ये हो गया 212 प्लस 13 और 437। तो हमने बच्चे ने समस्या की एडिशन आता था, उसने समस्या की समाधान की जो शुरुआत है वो काफी ठीक करी थी। समस्या समाधान की जो शुरुआत है उसने काफी ठीक किया था, आगे बीच में वो फंसा, आपने एक सहायता की उसकी यहाँ पे, फिर बच्चे को जोड़ना आता था 4 2 6 1 7, और बच्चे आपकी हेल्प से बच्चे ने ये प्रॉब्लम बिल्कुल सही सॉल्व कर दी। तो यहीं से एक निष्कर्ष निकलता है, समझने वाले समझ गया होंगे भैया। मैं बार-बार जिस चीज पे हाईलाइट कर रहा था कि बच्चे ने समस्या की शुरुआत सही करी, बच्चे ने समस्या समाधान की शुरुआत सही करी। तो होता क्या है यहां से क्या हमको पता चलता है, यहां से हमें यही पता चलता है कि क्या है जेडपीडी। समस्या समाधान के दौरान क्या है, समस्या समाधान के दौरान बीच में फंस जाने या उलझ जाने पर किसी वयस्क या किसी बड़े द्वारा प्रदान की गई स्थायी सहायता जेडपीडी है। इसको एक डायग्राम के माध्यम से भी समझते हैं। सिंपल, ये डायग्राम आप लोग हमेशा के लिए बना लीजिए। ये डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि एकदम क्लियर रहे, इसको आप लोग भी बनाते चलिएगा। इस डायग्राम को बना लीजिए, इससे आपको चीजें सब कुछ एकदम हमेशा के लिए एक लाइन में है और आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लिया ये है आपकी प्रॉब्लम, ये एक पॉइंट है जहां पे आपको प्रॉब्लम है, ठीक है।
यहां से नहीं, यहां पे मान लीजिए ये कोई प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है, बच्चे ने इसका सॉल्यूशन शुरू किया, यहां तक आया, बच्चा यहां तक पहुंच गया, मतलब आधी प्रॉब्लम सॉल्व। वही जो बता रहा था मैं आपको यहाँ पे एडिशन एडिशन वाले सवाल में, कि बच्चे ने प्रॉब्लम शुरू करी, आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, आधे में आके हो गया फर्स्ट, किसी ने उसकी हेल्प करी, और ये रहा उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये रहा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये है प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम, ठीक, ये थी प्रॉब्लम, यहां पे हेल्प दी गई, यहां पे बच्चे को जेडपीडी दिया गया, और बच्चे ने, तो स्टेप 1 बच्चे ने खुद से लिया, स्टेप 1 बच्चे ने खुद से लिया, यहां पे जेडपीडी मिली और बच्चे ने लिया स्टेप 2 और पहुंच गया प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे। तो जेडपीडी कहां दी गई है, बीच में, प्रॉब्लम के बीच में जो सहायता दी गई है वही, इसको स्टेप 3 मान लेते हैं, इसको स्टेप 3 ले लेते हैं, तो जेडपीडी जो दिया गया वो बन के आया आपका स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या हुआ, स्टेप 2 में जेडपीडी दिया गया, स्टेप 1 बच्चे ने लिया, स्टेप 2 में जेडपीडी दी गई किसी बड़े द्वारा, स्टेप 3 में बच्चे ने खुद से लिया और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच गया। आई होप अब आपको ये चीजें बहुत बेटर समझ में आ गई होंगी। इसको बना रहने देते हैं, ऊपर का हटा रहे हैं डेफिनेशन लिखने के लिए, जिसको आप भी लिख लीजिएगा, जरूर लिख लीजिएगा, जिन लोगों ने ना लिखा सॉरी, तो मैंने मिटा दिया, जो स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे सकते थे आपको इतने मिली, मैंने मिटा दिया, तो हल्का सा बैक करके रोक के वीडियो देख लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट ही ले लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। तो जेडपीडी, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, जेडपीडी यहां पे लिखते नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे कि सर जेडपीडी तो नीचे पढ़ा रहे थे, ऊपर कहां से पहुंच गया। तो जेडपीडी लिखते हैं, किसी समस्या के दौरान बीच में उलझ जाने पर, किसी समस्या के दौरान बीच में उलझ जाने पर किसी वयस्क द्वारा, किसी वयस्क द्वारा दी गई, किसी वयस्क द्वारा दी गई, किसी वयस्क द्वारा दी गई स्थायी सहायताएं, स्थायी सहायता जेडपीडी है, ठीक। तो यहां पर भी जैसे कि आपको मैंने स्कैफोल्डिंग में बनाया था, एक बार फिर से याद करा रहा हूं जानबूझ के, कि आपको मैंने स्कैफोल्डिंग में बताया था कि वो एक अस्थायी सहायता है। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाने वाला टेट का कि जेडपीडी क्या है, कंफ्यूजन यही होता है, यही कंफ्यूजन होता है, इसीलिए पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, वो वही पूछेगा जहां जानता है कि वो बच्चा कंफ्यूज होगा, ठीक है। लगभग लगभग लोग याद कर लेते हैं कि स्कैफोल्डिंग एक समस्या समाधान के शुरुआत में दी गई सहायता है, जेडपीडी बीच में दी गई सहायता है। तो एग्जामिनर ने क्या किया, पहले ऐसा पूछा था, अब उसने क्या एक नया क्वेश्चन बना दिया कि ये कब की सहायता है, ये स्कैफोल्डिंग जो है ये अस्थायी सहायता है, तो ये क्या है, अस्थायी सहायता। बच्चा यहाँ पे बहुत आगे फंसता है, इसको स्पेशली ध्यान देके याद रखिएगा कि जेडपीडी क्या है, जेडपीडी एक स्थायी सहायता है, जेडपीडी क्या है, अस्थायी सहायता है, मतलब आप एक बार दे देंगे बच्चा उस चीज को सीख जाएगा, ये परमानेंट हेल्प है बच्चे के लिए। क्या बोलिए, जब भी नया कार्य आप सिखाएंगे तो बच्चे को, तो आपको एक हद देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो अस्थायी हेल्प थी और ये स्थायी सहायता है, ठीक। आई होप ये दोनों शब्द क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूं स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी पे, बार बार कह रहा हूं ध्यान से दीजिएगा। स्कैफोल्डिंग क्या है और जेडपीडी क्या है, बहुत क्लियर रखिएगा, यहां से अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्कैफोल्डिंग क्या है, किसी समस्या समाधान के शुरुआत में दी गई सहायता। जेडपीडी क्या है, किसी समस्या के बीच में उलझ जाने पर दी गई एक स्थायी सहायता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक चीज और इन दोनों चीजों से ही रिलेटेड बता दें हम आपको कि कभी भी सीटेट वालों के लिए खास तौर पर
जो लोग सीटेट दे रहे हैं उनको भी हम लोग लेते चल रहे हैं इसी में। तो आपको अक्सर ये समस्या होती है सीटेट में कि कई बार क्वेश्चन पूछता है और आपको ये नहीं क्लियर होने देता है, मतलब समय नहीं बताता है, समय नहीं बताता है कि सहायता कब दी गई है, कि सहायता कब दी गई है। ये बताएगा क्वेश्चन में कि सहायता दी गई है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि सहायता कब दी गई है। तो वहां के लिए सबसे सही और सटीक तरीका यही है कि कभी भी अगर समय ना दिया गया हो, प्रश्न में सहायता की बात की गई हो लेकिन समय की बात ना की गई हो, तो आपका उत्तर होगा स्कैफोल्डिंग। ये ट्रिक है, याद रखिएगा, कभी भी जेडपीटी पे मत जाइएगा, कितना भी लगे, क्योंकि क्वेश्चन तो हमेशा वो ऐसे ही फ्रेम करे कि बच्चे को लगे कि ये नहीं ये होगा। पर अगर क्वेश्चन में समय की बात नहीं की गई है, क्लियर नहीं किया गया है कि सहायता कब दी गई है, तो आपका उत्तर होगा स्कैफोल्डिंग। ठीक है, उसका कारण भी आपको बता देंगे। सबसे पहले इस चीज को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा और हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर प्रश्न में, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, अगर प्रश्न में जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग है पर समय की बात, पर समय की बात नहीं की गई है, पर समय की बात नहीं की गई है, तो आपका उत्तर स्कैफोल्डिंग होगा। फिक्स चीज है ये कि अगर प्रश्न में जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग है, दोनों है, और समय की बात नहीं की गई है, तो आपका उत्तर स्कैफोल्डिंग होगा। क्यों होगा स्कैफोल्डिंग? अगर आप ध्यान से सोचे समझे तो खुद से समझ में आएगा कि जो स्कैफोल्डिंग है वो कब की सहायता है, समस्या समाधान के शुरुआत में दी गई सहायता है स्कैफोल्डिंग, और जेडपीडी बीच में। तो आखिर अगर समय की बात नहीं की गई है तो अपने से ये मान लेता है कि जो हेल्प की गई है वो समस्या समाधान के शुरुआत में दी गई है। भाई बीच में होता तो स्पेशली मेंशन करता, लेकिन अगर शुरुआत में दी गई तो स्पेशली मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए वहां पे आपका उत्तर स्कैफोल्डिंग होगा। आइए अगला टर्म लेते हैं, 3 4 चौथा नंबर है, अपने हिसाब से नंबर देख लीजिएगा। वैगोत्स्की साहब ने कहा है कि भाषा विचार से पहले है। ठीक है, क्या कहा वैगोत्स्की साहब ने कि भाषा विचार से पहले है। वैगोत्स्की साहब का कहना यह था कि आपके मन में लाख विचार आए, आपके मन में लाख विचार हो, अगर आपके पास एक्सप्रेस करने का, भाषा से यहाँ पे तात्पर्य क्या है, कोई लिखित भाषा या मौखिक भाषा से उनका तात्पर्य नहीं था। उनका कहने का तात्पर्य यह था, उनका कहने का मतलब यह था कि भाषा क्या है, भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने का एक साधन है। अगर आपके पास भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने का कोई साधन ही नहीं होगा, तो लाख मन में आपके विचार हो, आप क्या करेंगे उन विचारों का? वो विचार फिर किसी कार्य के नहीं रह जाते हैं जब तक उनको एक भाषा ना मिल जाए। जब तक उनको एक भाषा ना मिल जाए तब तक उस विचार का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ठीक है, यही कहना चाहते थे वैगोत्स्की साहब कि भाषा विचार से पहले है। मतलब जब भाषा आपके अंदर, भाषा का विकास हो जाएगा, विचारों को आदान प्रदान करने की आपके पास शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, तब जाके आपके विचार का कोई अर्थ रह जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाषा विचार से पहले थे। वैगोत्स्की साहब मानते थे कि 2 वर्ष के बालक में भाषा एवं विचार अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर हावी होती है। 2 वर्षों के बाद शाब्दिक भाषा के उदय के बाद विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। शाब्दिक भाषा के उदय के बाद विचार प्रकट करना आसान होता है, अतः भाषा वह गाड़ी है जिस पर विचार की सवारी निकलती है। तो इसको आइए लिख लेते हैं कि 2 वर्षों के बाद शाब्दिक भाषा, शाब्दिक भाषा के उदय के बाद, शाब्दिक भाषा के उदय के 2 वर्षों के बाद, शाब्दिक भाषा के उदय के बाद विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना
आसान हो जाता है। ठीक, 2 वर्षों के बाद विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। अतः भाषा वह गाड़ी है, अतः भाषा वह गाड़ी है जिस पर विचार की सवारी निकलती, यहीं पे लिख रहा है विचार की सवारी निकलती है। दिख रहा है? आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू ऑल। 2 वर्षों के बाद शाब्दिक भाषा के उदय के बाद विचार करना आसान, प्रकट करना आसान हो जाता है। अतः भाषा वह गाड़ी है जिस पर विचार की सवारी निकलती है, ठीक है। आइए अगला शब्द लेते हैं हम लोग, 4 हो गए। इनका अगला शब्द हम लोग लेते हैं व्यक्तिगत बात या प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या है? प्राइवेट स्पीच को और क्या बोलते हैं? प्राइवेट स्पीच को और बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत बात। मतलब जो बच्चा, आपने देखा होगा कि बचपन में वो खुद से बातें करता रहता है, बच्चा खुद से बातें करता है, बैठा है अपने आप में कुछ ना कुछ बोला करेगा। आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे आपने बड़बड़ाते रहते हैं तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, बच्चा अभी छोटा है और वो भगवान जी से बातें कर रहा है। सुना होगा कहते हुए घर में कि बच्चा भगवान जी से बातें करते हैं, बच्चे भगवान के रूप होते हैं और वो भगवान जी से बात कर रहे हैं। होता क्या है कि बच्चा भगवान से नहीं, बच्चा बात कर रहा होता है खुद से। अभी भी आप बड़े हो गए फिर भी आप रोड पे चल रहे हैं, और कुछ लोगों को देखा होगा कि चलते ऐसे बतिया करते हैं। हाँ, देखा होगा ऐसे लोग चलते रहते हैं। मैंने तो अक्सर कई बार देखा है, जिस नोटिस करिएगा, नहीं नोटिस किया अगर आपने कभी, कि बच्चा चल रहा है तो वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। बच्चा ही क्या, बड़े भी बोलते रहते हैं। यही इसी चीज को कहा गया है प्राइवेट स्पीच या हिंदी में व्यक्तिगत बात। खुद से बातें करना, स्वयं से बातें करना, व्यक्तिगत बात। ठीक, ये आपका प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत बात। तो इसमें होता क्या है, बच्चे स्वयं से बात करके अपने कार्यों की योजना बना रहे होते हैं। बच्चे स्वयं से बात करके अपने कार्यों की योजना बना रहे होते हैं। बच्चे स्वयं से बात करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। इसको अगर सिंपली देखा जाए तो रात को जब आप लेटते हैं, आप सोने के समय जब आप लेटते हैं तो आपने एक चीज देखा होगा कि आपने अपने पूरे दिन को समराइज करते हैं कि मैंने आज क्या किया, मुझे कल क्या करना है, मेरा कौन सा काम छूट गया है। तो अक्सर आप लेटे लेटे ऐसे बोल देते हैं, कल वाली कॉपी नहीं लिखी, आज वाला नोट्स नहीं पूरा, नोट्स बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो वहां से बुक में फीस देनी है। ऐसे करके आप खुद के मन में सोच सोच के बातें करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइवेट की स्पीच। अब वाइगोत्स्की साहब ने कहा है कि बच्चे अपने समवयस्कों से अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। बच्चे मींस जो उनके हमउम्र होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनसे अंतःक्रिया मतलब उनसे इंटरेक्शन करके सीखते हैं। बच्चे उनसे इंटरेक्शन करके सीखते हैं, ये कहना है वाइगोत्स्की साहब का कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया से सीखते हैं। क्वेश्चन एक बार पूछा था, आपको बताते चले कि एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बच्चे डैश के, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया से सीखते हैं। तो वहां पे ये ऑप्शन था समवयस्क। किसके साथ अंतःक्रिया से सीखते हैं? समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया से सीखते हैं। बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया से सीखते हैं। ठीक,
बच्चे अपने समझकों के साथ अंतःक्रिया से सीखते हैं। वाइगोत्स्की साहब की दो किताबें हैं। किताबें बहुत पूछी जाती हैं टेट में और सुपर टेट में, तो इनकी सभी की किताब हमें लिखनी पड़ेगी, समझ याद करनी पड़ेगी कि किसने कौन सी किताब लिखी है। किताबों पे विशेष जोर रहेगा, किसी की किताब छूटनी ना पाए, क्योंकि किसकी किताब पूछ ली जाए कुछ भरोसा नहीं। तो वाइगोत्स्की साहब की दो किताबें हैं, जैसे इनके सिद्धांत है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, तो किताब भी उसी से मिलती जुलती है। जो किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट एंड लैंग्वेज एंड थॉट, जो पहली किताब है इनकी वह हेडिंग डाल लीजिएगा बुक्स। उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, भाषा विचार से पहले है, तो जो पहली किताब का नाम है वो वही है, वहीं से हमने ये सिद्धांत उठाया था कि भाषा विचार से पहले है, लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट। फिर जो दूसरी किताब है इनकी उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। ठीक, ये कंप्लीट हुआ आपके वाइगोत्स्की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला कोलबर्ग, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी, और इसके पहले आपका था भाषा विचार से पहले है, पूछा गया है, जेडपीडी पूछा गया है, स्कैफोल्डिंग पूछा गया है, व्यक्तिगत वाच, प्राइवेट स्पीच, अभी आगे चल के एक इसी से मिलता जुलता शब्द आएगा, इकोसेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित भाषा, अहम केंद्रित भाषा और व्यक्तिगत वाच, इन दोनों में अंतर, ये चीजें आपको काफी अच्छे से आगे चल के समझ में आने वाली हैं। और इतना आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर एक आई बटन आ रहा होगा, जहां पर आपको मेरी उसको क्लिक करेंगे आपको मेरी वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उस आई बटन को क्लिक करके लेक्चर 1 से शुरुआत से देखेंगे तो ज्यादा ही अच्छे से आपको कुछ समझ में आएगा, क्योंकि विकास का सिद्धांत है कि विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, तो क्रम से चलेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।